पहले लोगों को बस ये था कि यार मेटलर्जी से पढ़ के तो बस ये स्टील इंडस्ट्री में जाएगा और लोहा बनाएगा और स्टील बनाएगा। जब हम बाहर निकले, लोगों ने डिफरेंट एरियाज में काम करना शुरू किया। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एक एरिया है जहाँ आप ऑयल टैंकर्स की टेस्टिंग करते हो, शिप्स की टेस्टिंग करते हो, तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। कोरोजन साइंटिस्ट बनते हैं हमारी फील्ड से लोग पढ़ के। इस तरह की कई कंपनीज हैं, लेकिन आई बिलीव आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो, अपनी CV से ज़्यादा अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज वो इस सबसे ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है। कुछ नहीं देखा जाता। सबसे पहले अगर आप किसी से बात भी करोगे ना, वो अगले दिन आपकी उसने प्रोफाइल व्यू की हुई होगी। तो ये मेरे साथ हो रहा है ना, बिकॉज मैं प्रोफेशनल गैदरिंग्स में जाता हूँ, डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वो मेरा लिंक्डइन देखते हैं जाके सबसे पहले। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ कि मैं रिसेंटली एक UAE की कंपनी के लिए उनको मैं ट्रेनिंग्स दे रहा था उनके एम्प्लॉयज़ को। तो द ट्रेनिंग वाज अबाउट आई थिंक ऑफिस पॉलिटिक्स। सो ऑफिस पॉलिटिक्स पे मेरी काफ़ी लर्निंग ऑलरेडी रीडिंग थी, बिकॉज मैंने हार्वर्ड की एक किताब पढ़ी हुई है ऑफिस पॉलिटिक्स के हवाले से। अच्छा, जिसके बारे में मतलब थोड़ा सा होता है ना, हम निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और आपकी जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और आप पहले से एज्यूम कर रहे हैं, फिर आप उसके बारे में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेट कर लेते हैं। तो उसमें हमने इस बारे में बड़ा अच्छा डिटेल में पढ़ा था कि हमारे 3 तरह के डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स होते हैं। हम कभी रेप्टिलियन पार्ट ऑफ द ब्रेन से सोचते हैं, कभी कॉग्निटिव पार्ट से सोचते हैं, जो कि सबसे इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। Assalamualaikum. This is Fatma Murtaza. And this is Aman Ali. And welcome to our episode of Communical. Today we have our guest who went from an engineering background to an MBA and then to a very successful startup. Today we have Mr. Danish Khalil with us. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you, sir? We are very fine. And सबसे पहले शुरू करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से. If you could give us a very brief introduction about you and your company. ओके, जैसे आप लोगों ने बताया, मेरा नाम दानिश खलील है। मैं CEO हूँ इस वक्त एक्सपोनेंशियल में। ये कंपनी को फाउंड की है हम 3 पार्टनर्स ने मिलके 1 साल पहले। और जो कोर पर्पस है इस कंपनी का वो ई-कॉमर्स सर्विसेज है। हम लोग फैसिलिटेशन देते हैं, सर्विसेज देते हैं, ट्रेनिंग्स भी कुछ 1-on-1 स्केल के ऊपर करा रहे हैं। और हम लोग इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं और उनको एक अच्छे ई-कॉमर्स पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, विजिबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और उनको एक ईयरली रिटर्न्स मिल जाते हैं। इस तरह लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, इसी तरीके से लोग ई-कॉमर्स में आजकल पैसे लगा रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। हमारा क्लाइंटेल ज़्यादातर इंटरनेशनल है, कुछ क्लाइंटेल हमारा पाकिस्तान से भी है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। एंड क्या आप हमें बता सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है और व्हाट डिग्री डू यू हैव? मैंने इंजीनियरिंग की है NID यूनिवर्सिटी से। बैचलर्स किया था मेटलर्जी के अंदर। बहुत सारे लोग जब हम इंजीनियरिंग करते थे तो मेटलर्जी पूछते थे, तो पूछते थे कौन सी एलर्जी, तो उनको एक्सप्लेन करते थे भाई मेटल्स की एलर्जी। बेसिकली इट्स अबाउट द स्टडी ऑफ मेटल्स। तो जितना भी मेटल रिलेटेड प्रोडक्शन होती है तो हम उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस किस तरह प्रोसेसेस होते हैं, स्टील कैसे बनता है, आयरन कैसे बनता है, स्टील के ग्रेड्स कैसे बनते हैं, एल्यूमिनियम कैसे बनता है, कॉपर कहाँ से बनता है, गोल्ड की माइनिंग, एक्सट्रैक्शन वगैरह, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं डिग्री के अंदर। सो दैट वाज माय बैचलर्स डिग्री। एंड MBA मैंने जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IOBM से किया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाज माय मेजर्स एंड आई आल्सो एक्चुअली इट वाज बाय मेजर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। सो ये मैंने किया है मास्टर्स तक, और कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं, वो मैंने ट्रेनिंग्स की तरफ की हैं। तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस मेटलर्जिकल, क्योंकि ये इतनी फेमस या प्रोमिनेंट डिग्री नहीं है। लोग इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री, फिजिक्स का एक अलग डोमेन में जाते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली आप इस पे नीश की तरफ क्यों गए? या एंड स्पेशली जब आप यू नो एज अ फ्रेश कॉलेज कर करके अभी निकले हो तो, एंड जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये ऑप्शंस हैं, हाउ डिड यू कम अक्रॉस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इसके बैकग्राउंड पे जाऊँ तो मेरी हमेशा से थोड़ी सी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जैसी आदत है कि हमेशा लेट कम बैक करता हूँ। शुरू में बहुत ज़्यादा मैचेस हारता हूँ, फिर उसके बाद लेट कम बैक करता हूँ। सो मैंने बेसिकली इंटर में यूजुअली लोगों के साथ होता है कि जब वो मैट्रिक से आते हैं और इंटरमीडिएट में आते हैं तो उनकी यूजुअली परसेंटेजेस ख़राब हो जाती हैं। तो फर्स्ट ईयर वाज वेरी बैड फॉर मी, मेरी बड़ी बुरी परसेंटेज आई थी। देन सेकंड ईयर में आई स्कोर्ड 82%, तो उसका मेरा एवरेज अच्छा बना था। तो मैंने NID में एडमिशन एक्सीडेंटली लिया था, कोई स्पेसिफिक इरादा नहीं था, और मेटलर्जी में इसलिए लिया था क्योंकि मेरिट पे वही फील्ड मिल रही थी।
सो कोई प्लान नहीं था। इंटरेस्ट बाद में डेवलप। हाँ, इंटरेस्ट बाद में डेवलप हो। जब पढ़ा, पहला सेमेस्टर, पहला ईयर गुजारा तो अंदाज़ा हुआ कि फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमें इंस्पिरेशन हमेशा यही दी जाती थी। डॉक्टर AQ खान ने जो है वो उसके अंदर PhD किया था मेटलर्जी में, तो उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली न्यूक्लियर बनाया था। तो PhD किया था मेटलर्जी में, जो कि यूरेनियम के बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी जब वो PhD कर रहे थे। तो दैट वाज लाइक एक इंस्पिरेशन थी हमारे लिए। तो जब हम फील्ड को पढ़ते गए, समझते गए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को समझते गए, तो हम अंदाज़ हो कि फील्ड इज़ इंटरेस्टिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पहले का काम मेटलर्जी इंजीनियर का होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कनेक्शन बनाने में आसानी होगी। लेकिन हमारी फील्ड अंडर द डोमेन ऑफ मटीरियल्स इंजीनियरिंग आती है। मटीरियल मदर है सबकी, तो मटीरियल्स में ही एक मेटल जो है वो मेटलर्जी वहाँ से निकला, एक टाइप कह सकते हैं उसको। इस तरह उसमें से पॉलीमर्स निकला है, केमिकल्स निकला है, इस तरीके से फील्ड बनी है। सो दैट वाज वन ऑफ द इंटरेस्ट यू कैन से। फिर आप NAD में आ जाते हो, तो NAD यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली उसका एक अपना एक चार्म है, अट्रैक्शन है। उस वक्त तक तो बहुत अट्रैक्शन था। जब मार्केट में जाते थे कहते थे भाई हम बैचलर्स इंजीनियरिंग जो है वो NAD से कर रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू थी। लोग कहते थे यार NAD से कर रहे हैं, ज़बरदस्त है। उनको अंदाज़ा होता था कि भाई मेरिट पे ही जाते हैं बच्चे वहाँ पे ना, तो दैट्स एक चार्म बन गया। देन हम कंटिन्यू कर गए, बैचलर्स तो करना ही था ऑब्वियसली। 48 कोर्सेज थे उसमें, सो ठीक है, इट वाज गुड एट दैट टाइम। तो डू यू थिंक इट इज़ वर्थ इट? एंड लाइक पाकिस्तान में इस डिग्री का क्या स्कोप है? किस हद तक बच्चों को ये करना चाहिए? देखो, एट दैट टाइम बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। जब हमारा फर्स्ट बैच NAD से, हमारा एक्चुअली फर्स्ट बैच था NAD का, तो मेटलर्जी इंजीनियरिंग का फर्स्ट बैच हमारा था NAD से ऑफिशियली। तो हम जब फील्ड में आए, तो हमारे जब डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हमारे बैच के ग्रेजुएट्स थे, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लगे। कुछ की नौकरियां बाहर हो गई, कुछ यहीं पे उन्होंने अप्लाई किया, उनकी जॉब्स हुई, तो वहाँ से स्कोप खुलना शुरू हुआ। पहले लोगों को बस ये था कि यार मेटलर्जी से पढ़ के तो बस ये स्टील इंडस्ट्री में ही जाएगा और लोहा बनाएगा और स्टील बनाएगा। जब हम बाहर निकले, लोगों ने डिफरेंट एरियाज में काम करना शुरू किया। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एक एरिया, जहाँ आप ऑयल टैंकर्स की टेस्टिंग करते हो, शिप्स की टेस्टिंग करते हो, तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। कोरोजन साइंटिस्ट बनते हैं हमारी फील्ड से लोग पढ़ के, तो कोरोजन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिग्री। तो उसमें लोग स्पेशलाइजेशंस करते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं। फिर एक तो एरिया आपका स्टील इंडस्ट्रीज में आ जाता है। एक एरिया जो है वो आपका वेल्डिंग के अंदर आता है, जो वेल्डिंग मेटलर्जी कहलाती है। तो बहुत सारे एरियाज हैं। कुछ लोग रिसर्च में चले जाते हैं, जो मटेरियल्स पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। नैनो मटेरियल्स हैं, माइक्रो मटेरियल्स हैं, उन पर स्टडी करते हैं। तो इंटरेस्ट एरियाज फिर उसके थ्रू बनते चले गए। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेसिस ऑफ गेटिंग इनटू दिस। लेकिन ये मुझे लगता है कि काफ़ी स्कोप उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बैच के बाद स्कोप बढ़ता गया। लोगों को पता लगा कि यार ये डिग्री है, ये डिग्री वाले ये पढ़ते हैं और इनका ये एप्लीकेशन है। वहाँ से स्कोप बढ़ा। बहुत सारे इदारों ने हमें हायर करना शुरू किया, वरना वो हमसे पहले या तो टेक्नीशियंस हायर करते थे, डिप्लोमा होल्डर्स या बीटेक वगैरह के लोग, या वो मैकेनिकल वालों को हमारी वाली नौकरी पर लगा देते थे। तो उसके बाद हमारी जब फील्ड आई, लड़के गए मार्केट में, ग्रेजुएट हुए, तो फिर स्कोप समझ आया, इंडस्ट्रीज ने हमें हायर करना शुरू किया। तो अब तो ये कि काफ़ी अवेयरनेस है इस फील्ड के बारे में। उस वक्त बहुत कम अवेयरनेस थी, अब कह सकते हैं कि बहुत अवेयरनेस है। पाकिस्तान में तो अवेयरनेस बढ़ गई है। लिमिटेड स्कोप भी बढ़ता ही जा रहा है। स्कोप इज आई थिंक इज डिसेंट स्कोप नाउ, क्योंकि हमारे अब काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत सारे इदारों में काम कर रहे हैं। तो रिसर्च असिस्टेंटशिप आई, बहुत सारे और इदारों ने इसको पढ़ाना शुरू किया, डिग्री ऑफर करनी शुरू करी। वहाँ से लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली गई, बाहर चले जाते हैं, वहाँ नौकरियाँ लग जाती हैं। तो ठीक है, आई थिंक स्कोप इज डिसेंट, बट ऑब्वियसली कांट कंपेयर इट विद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। ये तीनों बड़ी मदर फील्ड्स, वेरी बिग फील्ड। सो आई वुड नॉट से कि हम उसको कंपेयर वैसे कर सकते हैं, बट इस फील्ड में भी कंपटीशन भी तो कम ही होगा ना। हाँ, कंपटीशन भी कम है। स्कोप एरिया अच्छा है गेस, क्योंकि इसमें कुछ लोग हैं वो डिजाइनिंग की तरफ चले जाते हैं। मोल्ड्स एंड डाइज डिजाइनिंग, ये भी एक फील्ड है इसकी, जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ना, वो भी एक एरिया है इसका, वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी था, आपने जैसे बोला कि आपने MBA किया हुआ है आफ्टर बैचलर्स में। इज़ इट लाइक अ ट्रेंड और समथिंग? बिकॉज लाइक मैंने अपने खुद के जानने वाले भी बहुत हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ के मोस्टली फ्रॉम NED वो लोग MBA करते हैं। सो व्हाई डू यू चूज़ MBA? या मे बी लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसने के लिए या उसकी पॉलिटिक्स समझने के लिए एक ज़रिया होता है MBA, और आपको और पॉलिश किया जाता है MBA की वजह से। व्हाई वुड यू चूज़ लाइक, क्योंकि साइंस आप पढ़ के एकदम से यू गो टू अ बिजनेस डिग्री, वो भी मास्टर्स। सो व्हाई डिड यू चूज़? मेरे रीजंस अलग थे, आई गेस प्रोबेबली इट वाज काइंड ऑफ अ नीड ऑफ एन आवर फॉर मी एट दैट टाइम, बिकॉज मैं एक कंपनी का नाम तो शायद मैं नहीं लूँगा अभी, बट मैं वहाँ जॉब करता था और वो जॉब मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वो बड़ी
खतरनाक सी जॉब थी और मैटर हार्डकोर जॉब थी। जैसे इंजीनियरिंग की नौकरी होती है कि फील्ड पे जा रहे हैं, गरम लोहा पकड़ के जा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो चीज़ें मेरे समझ नहीं आई। तो मुझे वो जॉब मैंने इवेंचुअली छोड़ दी। मेरे दोस्त ने उस वक्त प्रोस्पेक्टस वो लेकर आया था IOBM का, उसने कहा यार मैं MBA कर रहा हूँ रेगुलर, तुम भी कर लो। तो मैंने भी MBA का एडमिशन ले लिया, टेस्ट दे दिया। तो टेक्निकली प्लान नहीं था, मैं तो बाहर जा रहा था, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सका तो मैं फिर यहीं नौकरी शुरू कर दी और फिर यहीं कंटिन्यू किया। उसी वक्त 1 साल पहले जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तो उसी सीजन में 3 Idiots आई थी मूवी। तो उसमें भी एक मूवी का सीन था जिसमें वो कहते हैं कि वो इंजीनियरिंग करके जो MBA करते हैं उसको गधा कहते हैं, काइंड ऑफ एक सीन था आएगा उसमें करीना कहती है, पता नहीं कौन कहता है बस। वो हमारे जहनों में बैठ गया था कि यार तफरी के सेंस में। लेकिन इवेंचुअली आधे से ज़्यादा लड़के मैनेजमेंट साइड पे चले गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज के साथ मैनेजमेंट की नॉलेज या मैनेजरियल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें वो नहीं पता थी, हम तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज जानते थे, लेकिन मैनेजमेंट पढ़ना, और मैंने लिटरली मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो जब मैंने MBA पढ़ा और शुरू किया और मुझे मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंस इनके बारे में चलना शुरू हुआ, मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग एरिया, मुझे इधर पढ़ना चाहिए था। सो वो मुझे अच्छा लगा। प्लस इट्स ऑलवेज एन एज फॉर यू जब आप मार्केट में जाते हो। MBA डिग्री के साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना इज ऑलवेज अ प्लस। ये हमेशा एक चार्मिंग प्लस होता है गैस ना। तो मार्केट में जब जाते थे तो अच्छा लगता था, इट वॉज इंटरेस्टिंग। सो ये एक बेसिस बनी थी और प्लान्ड नहीं था पाकिस्तान में MBA करने का, बट वो एक एक्सीडेंटली हुआ। नौकरी छोड़ दी थी और दोस्त ने कहा कि यार मैं भी टेस्ट दे रहा हूँ, तुम भी दे दो। मैंने भी टेस्ट दे दिया, IOBM में एडमिशन हो गया और हमारा MBA रेगुलर प्रोग्राम था मॉर्निंग में। तो मैंने कोई इवनिंग या वीकेंड्स पे नहीं पढ़ा, मैंने रेगुलर प्रोग्राम में पढ़ा। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल, तो इसलिए मैंने MBA शुरू कर दिया। तो लाइक जो आपने अभी स्टार्टअप शुरू किया, दैट वाज एन एक्सीडेंट टू, बिकॉज यू वर नेवर फ्रॉम दिस फील्ड। आफ्टर MBA यू थॉट अबाउट इट कि आई एम इंटरेस्टेड इन e-commerce and this could be my field, I can do something really nice about it. No, that was not actually accidental, but probably a part of my luck, I guess, part of the fate process। कि मेरे फेट में वो लिखा हुआ था कि यार इसको मिलना है ये सब। ऑब्वियसली हमें पता ही नहीं होता, हम प्लान कुछ करते हैं और होता कुछ है। तो 2016 में मैं यूनिवर्सिटी के IOBM के पोर्टल पे जॉब आई थी, मैंने वहाँ अप्लाई किया था। तो मुझे नहीं पता था यूटोपिया कौन सी कंपनी है, आई डिडंट नो अबाउट इट। मैंने अप्लाई करा, मुझे वहाँ से जॉब की इंटरव्यू की कॉल आई। उस वक्त मैं हैबिट में जॉब कर रहा था, जो शायर फैसल पे ना। तो मैं हैबिट में उधर कैटेगरी का हेड था। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा था, मुझे जॉब की कॉल आई, मैंने इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने मुझे अच्छी सैलरी ऑफर की, पैकेज अच्छा, एवरीथिंग वाज गुड, सैटरडे संडे ऑफ। तो इट वाज काइंड ऑफ अ गुड थिंग फॉर मी। तो मैंने फ़ौरन जंप कर लिया। तो मैं जब उस कंपनी में काम करना शुरू किया तो आई डिडंट नो अबाउट इट कि यार वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन कोई प्लेटफॉर्म है, $1 लाख डेली सेल कर रहे हैं। तो सरप्राइजिंग था मेरे लिए, मुझे लगा कोई स्कैम है या कोई अजीब सी बात है। लेकिन जब मैंने अकाउंट्स देखे, $100,000 डेली सेल देखी, तो आई वाज सरप्राइज्ड, लिटरली शॉक्ड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट वो एक्सीडेंटल नहीं कह सकते। लेकिन एक नौकरी आई थी, अप्लाई कर दिया, जैसे पहले जॉब्स पे अप्लाई करते थे लोग। तो जॉब हुई, इंटरव्यू दिया, तो दैट वाज काइंड ऑफ अ थिंग। वहाँ से 2016 फरवरी मार्च वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ई-कॉमर्स की, और आज whatever it is today। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी MBA इम्पॉर्टेंट है आपको लगता है, या जॉब के लिए यू कैन, अगर आपका स्किल और डिग्री की जो हम बात करते हैं, तो आपको लगता है स्किल होने से आपको जॉब मिल जाती है, या MBA करना इज़ लाइक मस्ट? देखो, रीसेंट एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी हम रिसेंटली अपनी कंपनी में हायरिंग कर रहे हैं, तो हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो मेरा और मेरे पार्टनर्स का जो पर्सपेक्टिव है, या हमारा जो कलेक्टिव ओपिनियन है, वो ये है कि डिग्री ज़रूरी है। तो हम जब CV देखते हैं तो हम उसमें इसकी सर्टिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस के साथ साथ डिग्री भी देखते हैं, उसने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, क्या किया है। बिकॉज हमें लगता है कि एक इंसान मुकम्मल तौर पे जो तैयार होता है, उसमें उसका वो 4 साल यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। सो एटलीस्ट बैचलर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। मास्टर्स आपकी अपनी मर्जी और विल होती है, बट बैचलर्स होना ज़रूरी है। आज के दौर में आई बिलीव सर्टिफिकेशंस होना, स्किल्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, और उस स्किल्ड फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू हैविंग मास्टर्स, MPhil और PhD। तो ठीक है, बैचलर्स है एक अच्छी रेलिवेंट फील्ड में, से BScs करते हैं लोग, उसके बाद वो बहुत सारी बेतहाशा सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, आई थिंक सर्टिफिकेशन वुड हेल्प यू। स्किल्स डेवलप करो, एक्सपीरियंस गेन करो। आज के वक्त में ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग काम पूछते हैं, हम भी इंटरव्यू करते हैं, तो हमारा शुरू का फोकस होता है कि एक CV को स्क्रीन करना है, शॉर्टलिस्ट करना है, फिल्टर करना है। तो चलो हम देख लेते हैं बैचलर्स है या मास्टर्स है, बट अगला जो हमारा फोकस थ्रू आउट द इंटरव्यू होता है, वही होता है टेक्निकल नॉलेज कितनी है, हमारे काम का कितना है ये बंदा। डिग्री से हम काम नहीं निकलवा सकेंगे ना।
लेकिन उसकी वो स्पेसिफिक फील्ड सोशल मीडिया है या लीड जनरेशन है, बिजनेस डेवलपमेंट है, लिंक्डइन पे कितनी एक्सपर्टीज़ है, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो टेक्निकल एरिया वुड इवेंचुअली हेल्प अस एज अ रिक्रूटर टू हायर एनीवन। तो ज़रूरी है MBA करना, बैचलर्स करना, बट आई थिंक इफ़ बैचलर्स के साथ सर्टिफिकेशंस हों, स्किल्स हों और एक्सपीरियंस गेन कर लो तो दैट इज़ गुड इनफ आई गेस। मास्टर्स होना कोई बहुत मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इनफ है बैचलर्स भी किया हुआ है तो, बट गुड इनफ आई गेस। बट वो तो ई-कॉमर्स की जॉब्स एंड उन चीज़ों के लिए ना, बिकॉज इसके अंदर तो आपका ऑन हैंड एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, नॉट दैट। हाँ ठीक है, बट लोग बैचलर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं, ACCA करते हैं, CA करते हैं, उनकी नौकरियाँ लग जाती हैं अकाउंटिंग में, फाइनेंस में। मार्केटिंग में भी यही है कि मार्केटिंग में भी स्पेशलाइजेशन आप पढ़ लेते हो, लेकिन इवेंचुअली जो सीखते हो फील्ड पे सीखते हो। स्पेशली जो ब्रांडिंग का पार्ट है, क्योंकि ब्रांडिंग का जो ग्राउंड वर्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ लर्निंग थ्योरेटिकली। सो ठीक है, आई गेस डिग्रीज डज मैटर ऑब्वियसली। मास्टर्स मैंने भी किया तो मैं तो नहीं बोलूँगा मास्टर्स ना करो, लेकिन इसको कोई ऐसी नेसेसिटी ना बनाओ। बैचलर ज़रूर करो, 4 साल डिग्री ज़रूर लो, वो इम्पॉर्टेंट। बैचलर को पॉलिश भी तो करते थे ना एज इंसान, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो 4 साल के अंदर। very डिसिप्लिन rigorous. सीखते हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीखते हो, लोगों से इंटरेक्शन, नेटवर्किंग, PR कैसे बनती है, यू लर्न लॉट ऑफ दीज थिंग्स आई गेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोशन भी है, आप देखें कि जितने भी स्टूडेंट्स की एक शिकायत या डेंटिंग करते हैं वो लोग कि जब भी वो डिग्री कर लेते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती, पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल नहीं। तो क्या ये एक्चुअली ऐसा है या ये सिर्फ बातें हैं कि नहीं है? नहीं है। एक चीज़ मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी, आप अगर ये भी बता सकें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जॉब्स कैसे ईजियर ढूंढ सकते हैं, लाइक व्हाट शुड बी देयर प्रोसेस। एक तो होता है कि आप कोल्ड कॉलिंग करते हो, आप यू नो इंटरव्यू दे के आ जाते हो एंड देन यू जस्ट कॉल देम अगेन एंड अगेन। तो लाइक व्हेन यू हायर समबडी, आप सबसे पहली चीज़ उसमें क्या देखते हो कि बंदा कितना पैशनेट है अबाउट द जॉब, और ये पैशनेट नहीं भी है और ऐसे ही चल जाएगा, इट्स ओके। I think, in my perspective, I see more of this, the confidence part. How the person sitting in front of me is communicating his or her skills. How confidently they are communicating that about. क्योंकि होता ही है कि वो अपनी स्किल्स को बहुत से लोग होते नहीं बता पाते। वी हैड एन इंटरव्यू, उसको हमने हायर किया, बट शी वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट हर ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल्स, लेकिन स्टिल हमने उसको हायर किया क्योंकि हमें पता उसका काम अच्छा है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई। हमें इंटरव्यू में हमें वो उस तरह से कन्विंस नहीं कर सकी। सो ये तो अपनी एबिलिटी भी होती है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लाइक हाउ स्टूडेंट्स शुड वर्क ऑन मैंडेटरी है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई थिंक सिखाया नहीं जाता उस तरीके से, लेकिन आई बिलीव कि जो हमारी वो जो डिफरेंट कोर्सेज में प्रेजेंटेशंस होती हैं वो बड़ा हेल्प करती हैं आपको। इट हेल्प्स यू टू ग्रो, इट हेल्प्स यू टू गिव द कॉन्फिडेंस। पब्लिक स्पीकिंग, बोलना आता है आपको, अपनी चीज़ बतानी आती है, एक्सप्लेन करनी आती है, दैट रियली मैटर्स। तो वो एक अच्छा एक मेरे ख्याल से तरीका है। बट जॉब की जहाँ तक आपने पहला सवाल किया कि नौकरियाँ लोग कहते हैं कि नहीं मिलती हैं डिग्री लेने के बाद भी, और मसले होते हैं, मुश्किल होती है। देखो, मैं समझता हूँ कि मैं इसको इस तरह नहीं पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से नहीं देखूंगा कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो तो वो बात टॉक्सिक पॉजिटिविटी में आ जाता है कि यार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हो कहते हैं बहुत ही नेगेटिव बंदा है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से देखें कि इंसान को किसी भी फील्ड में अपने आप को मनवाना है तो उसको कुछ USP अपनी बतानी होती है कि यार मेरे अंदर यूनिक क्या है, मुझे क्यों हायर करो। अगर आप किसी को ये कन्विंस करने में उसको तैयार कर लेते हो कि इसको माइंडसेट बना देते हो कि नहीं यार मुझे हायर करो बिकॉज मुझ में ये है, तो फिर इट मेक्स सेंस। नौकरियों की कमी है हमारे यहाँ, डेफिनेटली है। अच्छे लोगों को भी बेचारों को नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारा पार्ट कुछ सॉफ्ट स्किल्स का भी आता है, कॉन्फिडेंस है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, प्लस कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को। आता बहुत कुछ है लेकिन बता नहीं पाते, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। बट नौकरी मेरे ख्याल से लग जाती है। काफ़ी इदारे हैं जो काफ़ी अच्छी नौकरियां भी दे रहे होते हैं, जैसे यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ है, बहुत ज़बरदस्त उनके यहाँ पैकेजेस हैं इस वक्त, और वो इस सारा ये ई-कॉमर्स का ही, IT का ही जो है ना एक बूम है वहाँ पर। इस तरह की कई कंपनीज़ हैं, लेकिन आई बिलीव आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो, अपनी CV से ज़्यादा अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज वो इस सबसे ज़्यादा इस वक्त देखा जा रहा है। कुछ नहीं देखा जाता। सबसे पहले अगर आप किसी से बात भी करोगे ना, वो अगले दिन आपकी उसने प्रोफाइल व्यू की हुई होगी। तो ये मेरे साथ हो रहा है ना, बिकॉज मैं प्रोफेशनल गैदरिंग्स में जाता हूँ, डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वो मेरा लिंक्डइन देखते हैं जाके सबसे पहले। नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ तो उसी इंसान ने मुझे व्यू किया हुआ होता है। सो मेरे पास तो प्रोफाइल मेरी प्रीमियम है, तो मुझे पता लग जाता है कि वो किसने देखा है। लेकिन
लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा डाल देते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं दूसरों की प्रोफाइल से। तो ये भी करना ठीक नहीं है, जो आता है वही लिखो उस पर। तो लिंक्डइन इज़ गुड, यूज़ दीज प्लेटफॉर्म्स। अब वो पुराना दकियानूसी दौर नहीं है, जाके सीवियाँ फेंक रहे हैं, ऑफिस चले गए भाई, बाहर गार्ड को सीवी दे दी या रिसेप्शन पे सीवी दे दी। अब एक्चुअली वो दौर मेरे हिसाब से नहीं है। अब आपको ये सारे मीडियम्स इस्तेमाल करने चाहिए, और सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग इज़ द की। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है उतना ही आपके काम बनते चले जाएंगे। यही मैंने अभी तक समझा और सीखा है। तो नेटवर्क इज द की, वेरी इंपॉर्टेंट। Also, do you believe in like creating opportunities rather than just applying for a job? Maybe आप अपने लिए opportunities खुद create करो. It does happen. Obviously, मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो I know who work a lot on the projects and who used to regularly post their work on social media. So वहाँ से उनको बहुत लोगों ने काम दिया, अप्रोच किया, क्योंकि वो रेगुलरली अपनी पोस्ट डालता रहता था कि आज मैंने ये अचीव किया, फला प्रोजेक्ट में मैंने इतना जो है मार्केटिंग रन करके इतना जो है रिटर्न ऑन सेल्स ले लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अपनी सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को मार्केट करते हैं। तो यस, creating opportunities is more important than just getting hired based on your degree and based on the CV you have just written or mentioned. So yes, you should create opportunities. You should work to market yourself, obviously, promote your sales, your skills, or whatever you know about it. So एक चीज़ मेरे जहन में ये थी कि क्योंकि आप टीचिंग करते हैं अपनी स्टार्टअप के साथ साथ, यू टीच अ लॉट टू, तो आपका कोई मेन मोटिव है टीच करने के लिए, और इज इट जस्ट एन एक्स्ट्रा जॉब फॉर यू? Like, why have you stuck to teaching? Or maybe, I know you love psychology and you love reading psychology books. Why did you choose teaching? Teaching, I would say it's more of like my passion, or it's kind of a thing मुझे मज़ा आता है। Honestly speaking, बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका कि मुझे टीचिंग करने में मज़ा। And you're the kind of person जिसको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, जिसको बातें करना। It's good and I like to talk. I like to just try to interact with people and all. लेकिन ट्रेनिंग्स क्योंकि 7 साल से करता आया हूँ, तो टीचिंग मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी मुश्किल। उससे पहले भी मैं अपनी बैचलर्स, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था NID के वक्त में, तो मैं भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था थोड़ी सी, तो मुझे उस वक्त से आइडिया है, और उस वक्त से थोड़ा सा ये पढ़ाने का और ट्यूशन्स और टीचिंग और ये वाला एलिमेंट है मेरे अंदर। बट वो कब पैशन में कन्वर्ट हुआ, वो ट्रेनिंग्स की वजह से हुआ। जब मैं अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स की तरफ आया तो दैट बिकेम माई पैशन। फिर मैं इसको अपने आप को और बेहतर करने के लिए फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की इंटरनेशनल, जिसमें मैंने कम्युनिकेशन साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, लोगों के बारे में पढ़ा। तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग एरिया बना, क्योंकि मैंने फिर उसमें सर्टिफिकेशन लेके अपने आप को थोड़ा सा वो कर लिया कि भाई, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग्स की फील्ड में आते हो तो आपको अपने आप को दिखाने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अलग दिखो लोगों से ना, मार्केट करने के लिए अपने आप को। तो यू आर सर्टिफाइड फ्रॉम XYZ इदारा, तो वो वाली चीज़ मैटर करती है जब आप फील्ड में आते हैं। तो टीचिंग इज़ मोर ऑफ अ पैशन, और आई वुड नॉट से इट एज अ जॉब कि कोई मेरी नौकरी है, जॉब है। वो बहुत सेकेंडरी टर्शरी लेवल का एलिमेंट है कि वो मैं पैसे कमा रहा हूँ या मुझे इससे एक अर्निंग हो रही है। अगर वो फोकस होता तो शायद आई वुड नॉट गो फॉर दिस, बिकॉज द अमाउंट ऑफ spreading a lot of knowledge. Yes, I guess. या कह सकते हैं, बट आई लाइक टू फैसिलिटेट मोर, लाइक आई लाइक टू फैसिलिटेट एंड ऐड वैल्यू। Do you have like a success story कोई स्टूडेंट की के आपसे पढ़ा हो, मे बी किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, आपके जानने वाला हो, and he has like now he has a very successful startup or he's doing good in his life, something interesting, और कुछ भी आपके टॉप ऑफ द माइंड कुछ आ रहा हो? नहीं, वैसे अगर आप अमेज़ॉन पर्सपेक्टिव से, ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव से कुछ, तो बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं। इवन आई रियली फील प्राउड ऑफ इट कि अल्हम्दुलिल्लाह आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ सक्सेसेस इन माई पास्ट। क्योंकि जहाँ कहीं भी मैंने जॉब्स की या काम किया, तो वहाँ मैंने सक्सेसेस क्रिएट करे। मेरे ही स्टूडेंट जो मुझसे सीखे हुए थे, मेरे अंडर काम किया, वो आज अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड बने हुए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड बने हुए हैं, लीड कर रहे हैं सर्टेन चीज़ को। तो वो सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं। यूनिवर्सिटी के स्केल पे चूँकि ज़्यादातर बैचलर स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनके सक्सेसफुल स्टार्टअप के बारे में आई कैन नॉट कमेंट, बट देर आर सर्टन स्टार्टअप जो शायद सक्सेस की तरफ जा रहे हैं या उसके रास्ते पे हैं। और मैंने जो भी उसमें थोड़ा बहुत रोल प्ले अगर उसमें किया है, तो वो कह सकते हैं कि बिकॉज दे आस्क फॉर एनी सजेशंस और एनीथिंग, तो आई ऑब्वियसली गिव माई एडवाइस टू देम। तो येस, देर आर वेरी मच ऑफ सक्सेस स्टोरीज, बट रिलेटेड टू मोर ऑफ लाइक ई-कॉमर्स एंड अमेज़ॉन। यस। तो सर आपका पैराडाइम शिफ्ट होता है, आपने स्टार्ट किया MBA, फिर इंजीनियरिंग MBA, फिर आप बिजनेस में आ गए, अब आप टीचिंग कर रहे हैं। इस तरह से जैसे इन्होंने बताया कि आपने सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये आपका पैराडाइम शिफ्ट क्यों होता गया? क्या आपको इंटरेस्ट
डेवलप हो रहा है या लाइक नेटवर्किंग की वजह से चेंज Yeah, आता keep है? on shifting. शिफ्टिंग नहीं कह सकते, आई थिंक इट्स अ पाथवे, बट आई ट्राई माई सेल्फ नॉट टू स्टे स्टैगनेंट ऑफ समथिंग, या कहते हैं ना वो मोनोटोनस वे में जिंदगी ना गुजारी जाए, कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल एक्साइटमेंट की शदीद कमी है, क्योंकि मैं बहुत स्टक हो गया हूँ ई कॉमर्स के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा ई कॉमर्स। सो आई ऑलवेज लुक इनटू द थिंग्स वेयर आई कैन डू समथिंग डिफरेंटली। तो दिस यूनिवर्सिटी टीचिंग एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। दैट एक्सपीरियंस वाज, आई वाज नेवर प्लान्ड। ऐसी चीज़ आप प्लान करते हो नहीं यार मेरा ख्वाब है अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, और वो वाली चीज़ें नहीं थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर व्हाट आई गॉट इन टर्म्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई रियली फील प्राउड ऑब्वियसली कि मैं अपने ही यूनिवर्सिटी में जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अपने ही टीचर्स के आगे मैं अब खुद टीचर बन के जो है ना वो इन्विजिलेशन कर रहा होता हूँ, Very rewarding सा interact moment कर होता रहा है होता हूँ। वो मोमेंट रिवॉर्डिंग है, Yeah. क्योंकि जब मैं एक एग्जाम हॉल में स्पेस शेयर कर रहा हूँ अपने ही पुराने टीचर्स के साथ, नाउ एज अ टीचर, एज एन इन्विजिलेटर लाइक देम, सो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। आई रियली लव दैट। वो फीलिंग जो है ना वो मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, वो फीलिंग मुझे बहुत स्पेशल लगती है। एंड आई रियली फील अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑब्वियसली टू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। लेकिन पढ़ाने के साथ मैं समझता हूँ कि पढ़ाना, हमारे एक टीचर थे जो ये बात कहते थे कि यार मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ फैसिलिटेट करने आया। उनकी ये चीज़ ना हमें उसको बुरी लगती थी, यार ये क्या मतलब आते हैं किताब में से चैप्टर खोलते हैं, बोलते हैं ये चैप्टर ये ग्रुप करेगा, ये चैप्टर ये ग्रुप करेगा, ये चैप्टर ये ग्रुप करेगा, तो हम लोग बोलते थे ये पढ़ाता नहीं है बंदा। वो बात मुझे उनकी आज समझ आती है, क्योंकि यार पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए किताबें हैं, यूट्यूब, बेतहाशा ऑडियो बुक्स के एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, पता नहीं क्या कुछ आ चुका है। अब तो पॉडकास्ट सुनते रहो तो आधी नॉलेज तो वहीं से आ जाती है। लेकिन फैसिलिटेशन इज वेयर यू ऐड वैल्यू विथ योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये आपको कोई नहीं दे सकता। फैसिलिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेंटरशिप, या मेंटरशिप तो बहुत क्लोज लेवल पे होती है, लाइक बहुत वन ऑन वन लेवल होती है। मेंटरशिप मैं समझता हूँ ज़्यादातर क्लोज लेवल पे ही बेहतर होती है और इफेक्टिव होती है। 50 लोगों को मेंटरशिप नहीं दे सकते आप, तो मैं समझता हूँ कि फैसिलिटेशन इज द राइट वर्ड टू यूज़। तो दिस इज व्हाट आई फील कि फैसिलिटेशन विद वैल्यू एडिशन एंड शेयरिंग योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज द वाइटल पार्ट, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग थ्योरेटिकल नॉलेज जो किताबों में लिखी है, स्लाइड्स में लिखी है, वो क्या बताना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So what matters is that you are delivering based on your experience or whatever corporate experience you have. किसी का 10 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 30 साल का, तो that really matters. तो सर आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट, आप जब स्टूडेंट थे उस वक्त एक यूनिवर्सिटी का अलग लाइफस्टाइल था, अब डिफरेंट हो गया, तो आपने स्टूडेंट्स में कुछ डिफरेंट देखा, टीचिंग स्टाइल में कुछ डिफरेंट देखा, या सिमिलर ही है अभी भी 20 years में? मैंने अपना MBA आज से 10-12 साल पहले स्टार्ट किया था, और आज जो मैं देखता हूँ उसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स, तो आई गेस यूनिवर्सिटी तो सेम ही है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत बदल चुके हैं। वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स नाउ। पहले के वक्त में वो स्टूडेंट्स शायद, और वो जनरेशन शिफ्ट भी है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट है बहुत स्मार्ट है, और सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त स्मार्ट एप्लीकेशंस मौजूद हैं, तो उनके लिए अब वो वाला नहीं है कि मतलब वो स्मार्ट है तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो ठीक है, चीज़ें चेंज हुई हैं। टीचिंग का तरीका तो शायद नहीं इतना चेंज हुआ, वैसा ही है काफ़ी हद तक, वो भी टीचर टू टीचर वेरी करता है इसलिए। आप कुछ डिफरेंट करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करूँ और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बताऊँ, और थोड़ी सी इंटरेक्टिव चीज़ें भी मैंने कुछ ट्राई की हैं अपनी क्लासेस में, जो शायद मुझे नहीं लगता और स्टूडेंट और टीचर्स किस तरह करते होंगे डेफिनेटली, बट आई एम नॉट श्योर। तो ये चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट में काफ़ी चेंजेस हैं मेरे वक्त में। opinionated हाँ ये भी कह सकते हैं, और थोड़ा से ओपन माइंडेड भी हैं और आउटस्पोकन भी हैं। Exactly, तो ये चीज़ पहले नहीं थी। way से I don't think so वो आप टीच कर सकते हो, because वो फौरन आपको बोल देता है। और इनोवेशन भी है, लाइक अ लॉट ऑफ इनोवेशन नाउ। लोग, आप जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ी सी नई टेक्निक्स, क्रिएटिविटी पे बात करते हैं, उनमें खुद मल्टी स्किल आ गई है। पहले के स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता था, क्लास लेता था, चले जाता था। अब ये है कि बच्चा साथ साथ चीज़ें कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, कोई ऑनलाइन कुछ सेल कर रहा है, कोई ऑनलाइन किसी को ट्यूशन दे रहा है, कोई ऑनलाइन किसी को कुछ मेंटोरशिप दे रहा है। तो मेरी अभी क्लास में एक स्टूडेंट था जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सर्टिफाइड है, और वो प्रैक्टिशनर है। वो ऑनलाइन लोगों को कोचिंग्स देता है, उनको गाइडेंस देता है, मेंटोरशिप सेशंस करता है उनके साथ,
थेरेपीज करता है उसके साथ, लोगों के साथ जिनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। और So अभी ये- तो वैसे ही तो वो यूनिवर्सिटी के साथ कैरी कर रहा है। सो देर आर मेनी, लाइक मैंने तो खैर ऑब्वियसली मैं एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट में पढ़ाया, तो एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट ज़्यादातर तो देखें बिजनेसेस में ही होते हैं, कारोबार में होते हैं, तो फैमिली होती है, वो खुद होते हैं, तो वो मुझे एलिमेंट बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली आई डोंट नो अबाउट द BBA एंड द अदर डिग्रीज के वहाँ भी क्या हालात हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप में एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। स्टूडेंट्स आर वेरी मच इनोवेटिव, क्रिएटिविटी बहुत है और तेज़ है दिमाग, कारोबार में तेज़ है, बिजनेस एक्यूमेन है उन लोगों के अंदर, बिकॉज वो शायद पीछे फैमिली से आ रहा है उन लोगों के अंदर, दैट्स द मेन रीजन। एक्सपीरियंस इसमें काउंट हो सकता है। हम बिजनेस की बात करें तो आई हैव दिस क्वेश्चन जो हमें यूनिवर्सिटी में भी बार बार पढ़ाया जाता है कि इज़ अ गुड लीडर बॉर्न या नर्चर्ड होता है, कि वो आप एक गुड लीडर क्या आपकी इनबॉर्न स्किल्स होते हैं या आप उसको और ज़्यादा बेहतर करते हो? What kind of a leader are you? Do you think कि There are two questions actually. yeah I believe that दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों में नेचुरल एबिलिटी भी होती है, नेचुरल एबिलिटी टू लीड होती है, लेकिन उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि लीड किस डायरेक्शन में करना है और कितना अच्छे से करना है। वो विथ ओवर द टाइम वो शायद लर्न करते हैं या नर्चर करते हैं, अपने अंदर एक्सपीरियंस से उसको लेकर आते हैं। बट डेफिनेटली कुछ लोग बॉर्न लीडर होते हैं, उनमें स्किल होती है कि बस उनकी बात सुनी जाती है, yes. बचपन से ही होता है कि उनकी बात में एकदम होता है, कुछ वजन होता स्पेशली है, जो खानदान के बड़े बच्चे होते हैं उससे मैंने देखा काइंड ऑफ उनमें पाकिस्तान उनमें एक जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है, ऐसा भी होता है, बचपन से फैमिलीज में भी होता है, लेकिन बॉन्ड लीडरशिप होती है, आई बिलीव इन दिस, बट वो साथ साथ इन पैरेलल नर्चर भी होती है और की जा सकती है, बेहतर की जा सकती है, रिफाइन की जा सकती है। कुछ ऐसे ट्रेट होने चाहिए एक लीडर में टू बी अ सक्सेसफुल वन, लाइक कॉन्फिडेंस हो, रेजिलियंस हो, इस टाइप की कुछ ट्रेट? आजकल के वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी हैं बट मैं प्राइमरी समझता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस। ये दो हैं तो कामयाबी है इस दौर में, क्योंकि ये काफ़ी अफरा तफरी है इस दौर में, तेज़ी है, एडॉप्टेशन है, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, बहुत जल्दी नई चीज़ आ जाती है, ख़ास तौर पे हम AI एरा के अंदर हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत जल्दी एडॉप्टेशन करनी है, तो यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशंस, क्योंकि पैनिकिंग सिचुएशन हो जाती हैं, आउटडेटेड चीज़ें हो जाती हैं। और रेजिलियंस का मतलब ये है कि एवरी सेटबैक से आपको बाउंस बैक करना है, उठना है, खड़ा होना है, दोबारा तैयार होना है। सो ये दो अहम तरीन स्किल्स हैं जो लीडर्स में होनी चाहिए, और भी ज़रूरी हैं, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हों, सॉफ्ट स्किल्स हों, नेटवर्किंग हो, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हों, वो तो पढ़ते ही आ रहे हैं हम हमेशा से किताबों में। बट आज के वक्त में मेंटल हेल्थ को समझने के लिए, लोगों की वेलबींग को समझने के लिए, यू नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, आप में एम्पैथी होनी चाहिए, अंडरस्टैंड अदर पीपल बाय पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज, ऑब्वियसली दिस इज हाउ यू शुड डू इट, एंड रेजिलियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप स्टूडेंट्स की डाइवर्स नीड होती है, तो आप उस चीज़ को केटर करने के लिए क्या करते हैं? लाइक आपने देखा कि कोई स्टूडेंट होता है कि किसी को डांट के पढ़ाते हैं, किसी को सही से मतलब आराम से पढ़ाते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, तो क्या आप सबको साथ लेके चलते हैं? आप केटर नीड को डाइवर्स जो नीड है उसको केटर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं क्लासरूम में या ट्रेनिंग रूम्स में? मैं वैसे यूजुअली सबको साथ ही लेके चलता हूँ, लेकिन कुछ जो मैं अगर अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग्स की बात करूँ, जो मैं इनेबलर्स या डिफरेंट इदारों में रहा, वहाँ मैंने बहुत ओवर द टाइम 7-8 सालों में ये सब चीज़ें सीखी हैं कि हर तरह का स्टूडेंट हर तरह की अटेंशन मांग सकता है आपसे, और हर स्टूडेंट के लिए एक सेम अप्रोच कामयाब नहीं हो सकती। तो अगर वहाँ के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो वहाँ मैं डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट टोन्स में डील करता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात रही, तो यूनिवर्सिटी में मोस्टली मैं एक ही टोन में रहता हूँ ज़्यादातर, और मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट वे है पढ़ाने का और लोगों को ट्रीट करने का। लाइक आई डोंट गो वेरी हार्ड ऑन स्टूडेंट्स, अनलेस कि कोई बदतमीज़ी वाले लेवल पे उतर आए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। स्टूडेंट्स आर रियली नाइस ओवरऑल, जितने भी मेरे अभी तक रहे हैं। सो मेरा थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली माहौल होता है, नेचर होती है, बिकॉज आई लाइक टू डू थिंग दिस वे। और बहुत से लोग उसको समझते हैं कि ये व्यूज़ है, और बहुत से लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, काइंड ऑफ कि यार वो टीचर तो हल्का है, वो तो चल जाएगा, खैर है। तो उसमें नुकसान भी हो जाता है कभी कभार कुछ चीज़ों में, तो स्टूडेंट्स कभी कभार इस तरीके से आपको फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, विच इज़ देयर पार्ट। वो अब उनके एंड पे गलत है, आप अपने एंड पे ठीक कर रहे हो जो कर रहे हो, बट यू जस्ट रिमेन ऑनेस्ट विथ योर थिंग्स। आप अपनी चीज़ों से ऑनेस्ट रहो, जो आप टीचिंग कर रहे हो ऑनेस्टली डिलीवर करो, जो आपको जिम्मेदारी दी है इदारे ने, इंस्टीट्यूट ने, आप उसको जिम्मेदारी से निभाओ। दैट्स इट। आई थिंक दिस इज़ योर ड्यूटी, दैट्स इट। One piece of advice you have for students?
देयर आर मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, आई डोंट नो कि वो किस पीस की हम बात करेंगे इधर। आई थिंक आजकल स्टूडेंट्स को स्मार्ट ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा दीवानों की तरह भी नहीं पढ़ना चाहिए। किताबी कीड़ा होना, कहते हैं ना किताबी कीड़ा है यार ये बच्चा, वो होना आजकल इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब आई बिलीव कि यू आर वेरी स्मार्ट नाउ। वो 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स पॉडकास्ट सुन ली, वो पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये वो एक जो पूरी बात 100 पेजेस में लिखी हुई है वो समझ आ गई। सो थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स पे फोकस करें, नॉलेज अडॉप्ट करें, और जस्ट 1 by 1 अप्रोच इज़ राइट। क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करोगे तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो एक भी काम नहीं बन पाता। तो जस्ट ट्राई टू रीच द लेवल ऑफ एक्सेलेंस इन समथिंग एंड देन ट्राई टू डिग आउट अदर थिंग्स एज वेल। तो एक चीज़ में महारत हासिल कर लें, अपने आप को बेहतर कर लें, बेस्ट करने की कोशिश कर लें। व्हेन यू थिंक कि यार मैं मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गया, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो फिर आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, उसी में और एरियाज़ को एक्सप्लोर करें। सर जैसे कि आजकल नॉलेज इकोनॉमी का दौर है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बुक्स पढ़ें, आप पॉडकास्ट से भी आप नॉलेज के लिए गेन कर सकते हैं, यूट्यूब से भी डिफरेंट एवेन्यूज़ आपके पास आ गए। तो आपको लगता है आज भी बुक्स पढ़ना ज़रूरी है? जैसे आप पढ़ते हैं, आप एक एविड रीडर हैं, तो ज़रूरी है या आप डिफरेंट एवेन्यू से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं? इट डिपेंड्स यार। एक्चुअली मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मैं रिसेंटली एक यूएई की कंपनी के लिए उनको मैं ट्रेनिंग्स दे रहा था उनके एम्प्लॉयज़ को। तो द ट्रेनिंग वाज अबाउट आई थिंक ऑफिस पॉलिटिक्स। सो ऑफिस पॉलिटिक्स पे मेरी काफ़ी लर्निंग ऑलरेडी रीडिंग थी, बिकॉज मैंने हार्वर्ड की एक किताब पढ़ी हुई है ऑफिस पॉलिटिक्स के हवाले से। तो वो किताब से नॉलेज आई थी मेजरली। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीयर्स के बारे में पढ़ा था उसमें। बट एक सिंगल ग्लांस में मुझे अपना एक वो रिफ्रेश करने के लिए कॉन्सेप्ट, आई वेंट टू स्पॉटिफाई। मैंने वहाँ पॉडकास्ट में मैं गया, मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स लिखा, बहुत सारे लोगों की ऑफिस पॉलिटिक्स पे पॉडकास्ट आ गई, मैंने उसमें से जनरली चूज़ कर लिया और मैंने सुना। वो 30-35 मिनट की पॉडकास्ट थी, इसको 1.5x पे सुना और जस्ट इट गेव मी अ रिफ्रेशर एंड अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स। उन पॉइंटर्स से मैंने अपनी बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट किए, अपनी पास एक्सपीरियंसेस के एग्जाम्पल्स को कनेक्ट किया और फिर मैंने वो ट्रेनिंग डिलीवर कर दी। तो मुझे उसमें बेनिफिट हुआ था, लाइक दैट वाज इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर मी। बट इसको स्मार्ट अप्रोच कर सकते हैं। मुझे पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे एक रिफ्रेशर मिल गया। किताब को मैंने स्किम करा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था वो। तो किताब की इंपॉर्टेंस मेरे नज़रिए में, मेरे नज़दीक ख़त्म नहीं हो सकती। मैं अभी भी किताब को उतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ, समझता हूँ। मुझे फिजिकली किताब से पढ़ना अभी भी मज़ा आता है, आई लाइक इट। तो वेरी करता है इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। लेकिन आजकल स्मार्ट अप्रोचेस बहुत हैं, तो बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको 15 मिनट में पूरी बुक का समरी दे देती हैं। 20 मिनट में सुन लो, ऑडियो बुक्स हैं, आराम से आप सुन लो उसको या समरी पढ़ लो उसकी, और हर चैप्टर की समरी मौजूद होती है, तो वो पूरी लंबी छोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डिपेंड करता है, हमारे मिजाज में वो रिटेंशन लेवल छोटा हो चुका है। हम रील्स 1 मिनट की देख के, ठीक है भाई, हम वो अब 1 घंटे की वीडियोस नहीं देख सकते, तो हम रील्स देखते हैं। लोग पूरी जो है वो मैचेस नहीं देख सकते, तो वो हाईलाइट्स देख लेते हैं 20-25 मिनट की। सो वेरी करता है ऑब्वियसली। तो अगेन मिजाज टू मिजाज वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर की बात करेंगे, मेजॉरिटी की बात करेंगे, तो मिजाज ऐसे हो गए हैं कि हमारे अटेंशन स्पैन छोटे हो गए। तो हम बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को अटेंशन नहीं दे सकते, हम बोर हो जाते हैं या हमारा जो है डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। सो डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त मैंने किताब पढ़ी है, हाइपर फोकस, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, बहुत मज़े की किताब है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों पे बड़ी अच्छी उसने स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं। अटेंशन स्पैन हमारा क्या होता है और हम क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं, क्या हमारे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स एंड हाउ वी कैन ऑब्वियसली टैकल दोज फैक्टर्स। तो किताब पढ़ने से डेफिनेटली फ़ायदा है। किसी भी चीज़ को अगर इन डेप्थ समझना है तो किताब ही पढ़नी पड़ेगी। 15 मिनट के ऑडियो बुक से फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है, गहराई में पढ़ना है, तो किताब पढ़नी पड़ेगी। तो आपकी वैसी फेवरेट बुक जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें या उनको पढ़नी चाहिए? यार बहुत सारी किताबें हैं, आई गेस थिंक अगेन एडम ग्रांट की इज़ वन ऑफ द फैसिनेटिंग बुक्स आई रेड। टॉक्सिक पॉजिटिविटी बहुत ही मज़े की किताब है, क्योंकि द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप पढ़ते हो ना, आप बोलते हो टॉक्सिक पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी में भी टॉक्सिक का टर्म यूज़ हो रहा है। जब मैंने वो किताब पढ़ी थी तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी व्हेन आई रेड दैट। और मैंने वो किताब लास्ट ईयर पढ़ी थी जब मैं सोलो ट्रिप पे अकेला गया था 5 दिन के लिए नथिया गली। तो मैंने वो किताब मेजरली वहाँ पढ़ी थी और मुझे बहुत सुकून से
पढ़ने में मज़ा आया था उस किताब को, तो मैंने वाकई में उसमें ऐसे फैक्टर्स देखे थे जिनमें मैं रिलेट कर रहा था कि यार मैं लोगों को उनके ऐसी सिचुएशन में उनको दिलासे देता हूँ, अरे खैर है कोई नहीं हो जाएगा. दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी. कि आप एक बंदा उदास है या अल्लाह ना करे किसी की कोई रिलेटिव की डेथ हो गई है, कुछ हो गया, आप उसको बोल रहे हो हाँ यार ये तो सबको ही फेस करना है, सबके साथ ही होना है, एक दिन सब ने ही मरना है. हम जो ये कहते हैं ना उससे वो पार्ट स्टेटमेंट इज अ टॉक्सिक पॉजिटिविटी एट दैट स्टेज. किसी का कुछ खो गया है, अरे यार खैर है और आ जाएगा. दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी. सो आई रियली रिलेट दैट, यू नो. मैंने जब रिलेट करना शुरू किया मुझे बहुत मजा आया. मैंने कहा यार दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. और हम तो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली लोगों को इस तरह के मशवरे देते रहते हैं चलते फिरते, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. किसी का ग्रेड अच्छा नहीं आया, खैर है अगली बार अच्छा कर लेना. तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग पार्ट ऑफ द टॉक्सिक पॉजिटिविटी व्हिच आई लाइक. तो ये 2 बुक्स कह सकते हैं, बट आई कैन नॉट स्टे लिमिटेड विद दिस बिकॉज मैं हर टॉपिक पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली. मैंने बहुत साल पहले इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 एक किताब पढ़ी थी. डैनियल गोलमैन शायद उसका नाम है बंदे का, ऑथर का. बहुत क्रेजी किताब है वो, बहुत मजे की किताब है. इमोशनल इंटेलिजेंस का इंटरेस्ट मेरा वहाँ से डेवलप हुआ. रेजिलियंस पे मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी. रेजिलियंस पे मैं पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ. और मैंने दी रेजिलियंस इंस्टीट्यूट के एक मेन बंदा है, उसका नाम आई थिंक मनीष नाम है, क्या नाम है, उससे मैंने लिंक्डइन पे भी बात की थी और उसको बहुत अप्रिशिएट किया था. उसकी मैंने पॉडकास्ट सुनी थी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी. सो रेजिलियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे अंदर उसके थ्रू ही बिल्ड हुआ. तो ये सारी आई थिंक चीज़ें हैं. तो किताबें फेवरेट तो किसी की भी बहुत सारी हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली मैं किताबें भी बहुत अगर ज़्यादा नहीं पढ़ता, बट आई एम वेरी मच इनटू द सीजन्स एंड सीरीज एंड मूवीज एंड ऑल, बिकॉज मुझे हर चीज़ से लर्निंग मिलती है. लाइक आई बिलीव इन दिस वे. मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि मुझे लर्निंग मिल रही है. पर्सपेक्टिव की और माइंड पर्सपेक्टिव्स की, यस, वेरी. कहाँ से सीखना चाहते हैं वहाँ से सीख लेते हैं. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था. एक चीज़ जो हम सब फेस करते हैं, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, एक मेंटल डिप्रेशन, ये चीज़ें भी फेस करते हैं. तो एज एन साइकोलॉजी, और कुछ लोग तो बात भी नहीं करते इस बारे में, तो एज एन साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि मेंटल पीस के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, या क्या कैसे डिफ़िकल्ट फेजेस को पैन आउट करना चाहिए, इसके लिए एज एन साइकोलॉजिस्ट आपका क्या पर्सपेक्टिव है? यार मेंटल स्ट्रेसेस की जहाँ तक बात है या डिप्रेशन की बात है, अब ज़्यादा हो गई है. पहले से जो कंपैरेटिव स्टडी हुई, पहले लोगों को इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई. तो क्या वजह है? लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है इस चीज़ की. पहले लोग बात नहीं करते थे. और लोगों को ऑनेस्टली दिस इज द राइट पॉइंट व्हिच शी इज सेइंग कि लोगों में ना पहले ये मेंटल हेल्थ जैसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी उनके बीच. अम्मी को कहते सुनते ना, हमारे ज़माने में तो ऐसा था ही नहीं. आपके ज़माने में था बट आपको पता नहीं था कि है. बिकॉज द terms were not that much public. Anxiety, depression, you know, तो post traumatic stress disorders, you know, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो टर्म्स आ गई हैं. PTSD है भाई, इसको तो ये है, इसको तो एनजाइटी है, एनजाइटी अटैक्स आते हैं, पैनिक क्यों हो रहा है, ब्रीथिंग इशूज़, हाँ भाई एनजाइटी हो रही है. रिलेट कर रहे हैं लोग क्योंकि कंटेंट इतना अवेलेबल है यार हर जगह. सोशल मीडिया पे देखें कितना कंटेंट अवेलेबल है, कैसी कैसी टर्म्स आ गई हैं. एक टर्म बड़ी मतलब मैं बहुत अरसे पहले से देख रहा हूँ. मैंने रिसेंटली खुद पढ़ना शुरू किया उसके बारे में. दैट इज़ इमोशनल इंटीमेसी, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू फील कनेक्टेड विद समवन ना. जब आपकी बात कोई बंदा सुने, उसको समझे, उसको वैल्यू दे, दैट ब्रिंग्स अप दैट कनेक्शन विद यू दैट वे. तो इमोशनल इंटीमेसी के बारे में मैंने बहुत अभी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं. पोस्ट कोविड का जो रिसर्च है वो ये कहता है कि भाई पोस्ट कोविड के बाद ज़्यादा बढ़े हैं लोगों में, क्योंकि लोग ज़्यादातर स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहे बहुत अरसा, क्योंकि कोविड की वजह से हालात ऐसे थे. लेकिन इसको कोप करने के देखिए हर किसी की अलग स्ट्रेटजी हो सकती है. मैं कुछ अलग तरीके से डील करूँगा, आप अलग तरीके से डील करोगे. कुछ लोग रिलीजियसली अपने आप को स्पिरिचुअली ट्रीट करते हैं, कुछ लोग जो है वो किसी और तरीके से करते हैं. मतलब किसी को गाने वाने सुनने से अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखने से रिलैक्सेशन मिलती है, किसी को किसी से बात करने से, शेयरिंग करने से, किसी को ट्रैवल करने से, किसी को बाहर घूमने से, किसी को आउटिंग करने से, किसी को खाने से, किसी को चॉकलेट खाने से. तो सबके मतलब अपने एक चीज़ें हैं जिससे वो अपने स्ट्रेस लेवल्स को थोड़ा गिरा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. सो वेरी करता है. इसकी कोई फिक्स स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगता हो सकती है. कुछ लोग इसको
मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, तो वो तरीके भी हैं और प्रूवन तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं, प्रूवन है, अच्छे तरीके हैं. सो इट डिपेंड्स अगेन ऑब्वियसली वेरी स्ट्रॉन्ग फोकसिंग मोर ऑन योरसेल्फ, एंड अगर आप ठीक नहीं तो आप दूसरों को ठीक नहीं कर पाओगे. ट्रू, दैट इज़ ट्रू एज वेल. और मैं समझता हूँ कि डायलॉग इज़ द की, टॉक, कम्युनिकेशन. तो मैं समझता हूँ कि मैं भी अगर ऑफिस में हम बात करें तो ऑफिस के अंदर, ऑफिस माहौल के अंदर अक्सर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहसबाजी हो जाती है, दो लोगों के दरमियान टकरार हो ये जाती है. चीज़ें दिल में नहीं रखो, जो है बोल दो. आई ऑलवेज बिलीव इन द डायलॉग कि टॉक, डिस्कस, टॉक टू मी फर्स्ट बिफोर रीचिंग टू और जंपिंग टू एनी कंक्लूजन. जस्ट टॉक फर्स्ट ताकि मैं समझ सकूं. या अब वो कि लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, अपने दिमाग में सिनेरियोज बना लेते हैं, एंड देन दे थिंक दो सिनेरियोज आर ट्रू. तो अच्छा, इसी के हवाले से मैं एक अपनी, क्योंकि कुछ तो फ़ायदा हो, मैंने जो सर्टिफिकेशन की है तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकोडेड अजम्पशंस. इनकोडेड अजम्पशंस ये होती है कि हम पहले से माइंड बनाते हैं यार कि XYZ बंदा तो है ही ऐसा, तो उसके बारे में हम जो प्री जजमेंट दे देते हैं, एक तो इनकोडेड अजम्पशन है उसके बारे में, फिर उसके अगेंस्ट हम प्री जजमेंट देते हैं, ये तो लेट लतीफ़, ये तो आएगा ही लेट, काइंड ऑफ. वो चीज़ कहलाती है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, कि एक इनकोडेड अजम्पशंस के साथ हमने उस बंदे के लिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड किए हैं. ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हमें बड़ा डिटेल में मेरे जो ट्रेनर था उसने पढ़ाया था. अच्छा, जिसके बारे में मतलब थोड़ा सा होता है हम निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और आपकी जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और आप पहले से एज्यूम कर रहे हैं, फिर आप उसके बारे में एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सेट कर लेते हैं. तो उसमें हमने इस बारे में बड़ा अच्छा डिटेल में पढ़ा था कि हमारे 3 तरह के डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स होते हैं. हम कभी रेप्टिलियन पार्ट ऑफ द ब्रेन से सोचते हैं, कभी कॉग्निटिव पार्ट से सोचते हैं जो कि सबसे इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और शायद एक और तीसरा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. तो वो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था. हमने सर्कल ऑफ टॉलरेंस के बारे में पढ़ा बहुत डिटेल के अंदर. तो सर्कल ऑफ टॉलरेंस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारी क्लियर हुई और हमने रिलेट की काफ़ी एग्जाम्पल्स के थ्रू, काफ़ी अपनी पर्सनल एग्जाम्पल्स के थ्रू भी, और जो ट्रेनर की एग्जाम्पल्स थी, तो वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट था उसमें काफ़ी. थैंक यू सो मच सर फॉर कोऑपरेटिंग विद अस, हमारे गेस्ट बनने के लिए. वी हैड अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू. आगे भी काफ़ी बातें करनी है, बट टाइम लिमिट होता है हमारे पास. बट देयर इज दिस वन लास्ट क्वेश्चन. What do you want, like this is like our signature question, so like what do you want, what's the one thing you want to change about the Pakistani education system? Maybe related to your field, maybe engineering ki field se ho. I would try to make it 100% practical. Like I don't want to keep things no theory, theoretical. कुछ theoretical पे आपको evaluation नहीं करनी चाहिए और assessment नहीं करनी चाहिए. ओपिनियट कहते हैं ना, ओपिनियन देना और ओपिनिएटिव जो बेसिकली उसको कहते हैं कि वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. प्रैक्टिकल हो तो ज़्यादा बेहतर है. दैट विल बी मोर फ्रूटफुल इन द फ्यूचर. और हमारी जो आई थिंक आगे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद बंदा जो है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार हो, ना कि वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाके रगड़ा खाए 1-1.5 साल और उसके बाद जाके वो थोड़ा सा हो. यूनिवर्सिटी में ही वो इतना चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख जाए. और हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना सॉफ्टवेयर्स पढ़ाने चाहिए ज़्यादा. सॉफ्टवेयर्स मीन्स टास्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स, कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर्स, ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स. अब जैसे ChatGPT है तो AI बेस्ड जितने भी टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर, उनको पढ़ाना चाहिए. प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को ये वाली देनी चाहिए. इसके कोर्सेज होने चाहिए, बाकायदा वर्कशॉप्स होनी चाहिए. तो ये चीज़ें हैं. और अगर AI की बात करें तो AI ऑब्वियसली बड़ा रिप्लेस कर रहा है चीज़ों को, तो एडॉप्टिव भी करना चाहिए स्टूडेंट्स को विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. क्योंकि हो सकता है आगे जाके क्लासरूम एनवायरनमेंट ही ना रहे, तो हमें एक AI बेस्ड टीचर की आदत हो जाए, वही हमें पढ़ा रहा हो. तो हमें स्टूडेंट्स को एडॉप्टिव भी करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, या ऐसा कोई कोर्स लॉन्च कर दें जो उनको फ्यूचरिस्टिक वे में चीज़ों को सिखाने में हेल्प कर रहा हो. तो ये चीज़ें करनी चाहिए मेरे ख्याल से. और वैसे वक्त के साथ साथ और चीज़ें आती जाएंगी तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए. So these are some of the things which I think I would want to change. Thank you so much, sir, for being here, and really appreciate all your time and efforts also. Most welcome. Thank you. So I hope you like our new teacher podcast, and आपको सर दानिश खलील की inspirational story से आपको कुछ lessons सीखने को मिले हों. बाकी we have started all this new series, so support us.
एंड बाकी हमारा फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप है जिस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी को. इट्स ऑल फ्री. एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक. थैंक यू. बाय.